नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न बताने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फाइनल परीक्षा में बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? ऑप्शन को यानी ए लोकसभा, ऑप्शन बी यानी खो विधानसभा, ऑप्शन सी पंचायती राज, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट में उत्तर जरूर दें। तो ऑप्शन नंबर सी यानी गो सही हो जाएगा। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संस्था है पंचायती राज, पंचायती राज। अगला प्रश्न है आपका कि राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ऑप्शन को यानी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? यह प्रश्न आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो उत्तर में लिखेंगे कि कर्ज के बदले अपने श्रमिक यानी मजदूर को बंधक बनाने वाले श्रमिक कर्ज बंधक, कर्ज बंधक, कर्जदास यह बंधुआ मजदूर कहलाते हैं। उसकी मजदूरी कर्जदाता की इच्छा से निर्धारित की जाती है ताकि कर्ज चुकाना संभव हो। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। कर्ज के बदले अपने श्रमिक को बंधक बनाने वाले श्रमिक कर्ज बंधक होते हैं। कर्ज दास यह बंधुआ मजदूर कहलाते हैं। उसकी मजदूरी कर्जदाता की इच्छा से निर्धारित की जाती है ताकि कर्ज चुकाना संभव हो। तो बंधुआ मजदूर को आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, अपने मन से उत्तर लिख सकते हैं आप। अब अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के प्रमुख अंगों का वर्णन करें। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंगों का वर्णन करें। तो उत्तर में लिखिएगा ग्राम पंचायत के निम्नलिखित प्रमुख अंग है। निम्नलिखित प्रमुख अंग है, निम्नलिखित यानी कि नीचे ऑप्शन में दिया रहेगा, दिया जाएगा उत्तर। तो पहला नंबर में लिखेंगे ग्राम सभा। ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क नागरिक, वयस्क नागरिक यानी जिसका 18 साल उम्र हो चुका है वह वयस्क नागरिक हो जाता है, वयस्क कहलाता है। तो गांव के सभी वयस्क नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में हो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा यानी कि जितने भी गांव में मतदाता में उसका नाम सूची है तो वह ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इसकी बैठकों की अध्यक्षता, इसका जो बैठक होता है उसका अध्यक्षता मुखिया करता है। यह विभिन्न द्वारा प्रदान कार्य का संपादन करती है। तो यह विभिन्न द्वारा संपादन कार्यों का संपादन करती है। अगला दूसरा नंबर में लिखिएगा मुखिया। मुखिया देकर के डेस दीजिएगा। यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। मुखिया जो है कि ग्राम पंचायत का प्रधानमंत्री या प्रधान होता है तथा प्रत्यक्षता जनता द्वारा निर्वाचित होता है। यह सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यह सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो आप 2 नंबर में लिख सकते हैं मुखिया के बारे में। मुखिया जो है कि यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है तथा प्रत्यक्षता जनता द्वारा निर्वाचित होता है। यह ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कौन? मुखिया करता है। अगला 3 नंबर में लिखिएगा उप मुखिया। यह मुखिया का सहायक होता है। उप मुखिया क्या होता है? सहायक होता है। अगर कोई मुखिया
मेन मुखिया जो है वह गांव में नहीं है और कुछ कार्य आ जाए इमरजेंसी, तो ये मुखिया उस जगह काम कर सकता है जो सहायक है। तो उप मुखिया क्या होता है? यह मुखिया का सहायक होता है। चौथा नंबर में लिखिएगा पंचायत सचिव। पंचायत सचिव, तो पंचायत सचिव यह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। पंचायत सचिव कौन होता है? यह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। और पांचवा नंबर में लिखिएगा ग्राम रक्षा दल, यह दलपति के द्वारा संचालित होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब अगला प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में लिखिएगा सत्ता में साझेदारी का अर्थ है सरकारी क्रियाकलापों में जनता की भागीदारी तथा सरकार के निर्णय द्वारा नीति निर्माण में भाग लेना। इस प्रक्रिया को जनता द्वारा प्रभावित किया जाना चाहिए ताकि नीतियां जनता की इच्छा के अनुरूप हो। नीतियों के क्रियान्वयन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो एवं शासन जनमुखी उत्तरदायी तथा जन इच्छा से संचालित हो। इस तरह सत्ता में जनता की भागीदारी के यह मुख्य पहलू है। तो दोस्तों 6 प्रश्न में से मैं आपको ऐसा भी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा कि विकास क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे से समझ जाइएगा, तो आप लिख लीजिएगा। तो देखिए पहले प्रश्न का हम उत्तर बता रहे हैं, तो उत्तर में लिखिएगा। पहले एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद समझाएंगे, साथ आप भी पढ़िए और समझिए। तो विकास क्या है? उत्तर, विकास एक प्रक्रिया है। विकास एक प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ असमानता, गरीबी, निरक्षरता तथा बीमारी में कमी भी हो, उसे आय में वृद्धि कहेंगे। दूसरे शब्द में लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार हो तथा उनका जीवन स्तर ऊंचा हो। अब दोस्तों जैसे कि एक बात समझाते हैं उदाहरण में, कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का मंथली महीना जो है कि 50,000 है और उसके यहाँ दो आदमी बीमार है, तो वह आपका जो है कि विकास नहीं हुआ, वह आपका विकास नहीं हुआ क्योंकि घर में बीमारी है। 50,000 कमाइए या 60,000 कमाइए, वो आपका खर्च ही होते जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या विकास नहीं कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि विकास क्या होता है। आप अच्छे से कॉपी में एक बार जरूर लिखें ताकि आप एग्जाम हॉल में अच्छे से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? तो आप उत्तर में लिखिएगा यह देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेश से प्राप्त शुद्ध आमदनी का जोड़ है। तो राष्ट्रीय आय क्या है? जैसे देश में किसान सभी क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, गेहूं, मकई, जो बहुत सारा फसल आता है, दलहन होता है और जैसे कपास वगैरह सब होता है। तो ये सभी जो उत्पादन देश में होता है, इससे हम लोग देश का आय बढ़ता है, ये आय में जुड़ता है। और सेवा क्षेत्र क्या होता है? जैसे कि आपका हॉस्पिटल, रेलगाड़ी, बस सेवा, जितने भी मंदिर, ये सभी मतलब आ गया किसमें? सेवा क्षेत्र में। रेलगाड़ी जो चढ़ते हैं, आप लोग जाते हैं तो उसमें टिकट कटा करके जाते हैं, ये सब सेवा क्षेत्र हुआ। तो ये सभी हॉस्पिटल, ये सभी सेवा क्षेत्र है और इससे भी आमदनी सरकार को होता है। तो सरकार, और सबसे ज़्यादा खास बात है, अगर आपको प्रश्न पूछ दिया जाए कि
भारत में मतलब सबसे ज़्यादा आमदनी किससे होता है, तो सेवा क्षेत्र से ही होता है। तो सेवा क्षेत्र देखिए, हॉस्पिटल हो गया, आपका रेलगाड़ी, सरकारी बस, ये सभी है। तो इन सभी और विदेश से प्राप्त मुद्रा, अब विदेश में जैसे कोई चीज़ बेचा जाएगा, गेहूं चावल अगर ज़्यादा उपज हो जाएगा तो यहाँ और अन्य बहुत सारा है खदान, जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, ये सब अगर विदेश में बेचता है, सोना या कुछ भी, तो उससे भी जो विदेश से व्यापार करता है उसका भी जो प्राप्त आमदनी होता है उन सबों का जोड़ है राष्ट्रीय आय। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय को आप अच्छे से समझ गए। अब आते हैं प्रति व्यक्ति का आय। जितने भी भारत देश में जनसंख्या है, लगभग अभी दोस्तों 2011 की जनगणना तो हो चुका है, 2022-21 में नहीं हुआ है, लगभग अभी चल जाएगा 133 करोड़। तो प्रत्येक व्यक्ति का आय किस तरह से पता किया जाता है, तो उसे समझिए दोस्तों। देखिए पहले एक बार पढ़ रहे हैं, उसके बाद समझ लीजिएगा। तो प्रति व्यक्ति का आय माने कि भारत के एक एक व्यक्ति का आय क्या है, तो उत्तर में लिखिएगा, जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कि जितना भारत सरकार का आमदनी होगा और जितना भारत देश में लोग रह रहे हैं, तो उन भारत सरकार का जो टैक्स वगैरह, जो हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, जो देख अभी फिलहाल चल रहा है, क्या नया लागू हुआ है जीएसटी, जो कि आप लोग जानते हैं, प्रत्येक हम लोग टैक्स हर वस्तु पे देते हैं, चाहे नमक खरीदे या तेल खरीदे या साबुन खरीदे या कपड़ा खरीदे, जो भी चीज़ खरीद रहे हैं तो हम लोग उन सरकार को पैसा टैक्स के रूप में जमा करते हैं। तो जो सरकार को आमदनी होता है, जो आय होता है, या महीने में या साल में, तो इससे प्रत्येक व्यक्ति का आय निकलता है। जितने भी व्यक्ति यहाँ भारत देश में रह रहे हैं तो उसका कैसे आय निकलता है, यानी कि जितना वह एक महीने में सरकार को मुनाफा हुआ, जितना आय आया, उनमें सभी लोगों, जितना लोग रह रहे हैं देश में, उनसे भाग दे देता है। जैसे कि मान लीजिए कि भारत सरकार का एक मायने लेते हैं, उदाहरण लेते हैं कि 500 रुपया अगर यदि आय हुआ और भारत सरकार में मान लीजिए कि 50 व्यक्ति है, कितना है, 50 व्यक्ति है भारत देश में, एक उदाहरण ले रहे हैं, ऐसे तो करोड़ों में है, 133 करोड़ बताएं आपको जनसंख्या, तो 50 से इसमें क्या करिएगा, भाग दे दीजिएगा, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, तो कितना हो गया, 10, यानी कि 10 रुपया प्रति व्यक्ति आय हुआ। तो इसी तरह से मान लीजिए इसको 50-100 करोड़ या 50 करोड़ या 500 करोड़ और 133 करोड़ जनसंख्या नीचे में बैठा दीजिए, उसे भाग दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। उत्तर में लिख दीजिएगा, जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 2 नंबर का था। अगर आप यहां तक देखते हुए आए हैं तो कमेंट करिए कैसा लगा, और हाँ अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।